जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से नई क्लास में। हमने पिछली क्लास में हिमालय के बारे में पढ़ा था, जहां हमने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लोको हिमालय को पढ़ लिया था। उसी को आज आगे पढ़ते हुए हम शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो कि हिमालय का सबसे बाहरी पार्ट है। ये इस प्रकार से फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के आसपास है। ये पूरी तरह से अपरदन से निर्मित है, मतलब हिमालय की ऊपरी सतह से आने वाली नदियों के द्वारा अपरदन से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। नाम लिख देते हैं इसका, शिवालिक हिमालय। पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती है, जिन्हें दून कहा जाता है, जिसमें हमारे प्रमुख है देहरादून, कोटली दून, कोटली दून और पाटली दून। ये तीनों ही हमारे उत्तराखंड में स्थित है। ये तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, उनके बाद में कोटली दून और पाटली दून, ये तीन दून है। इसकी थ्योरी के बारे में देखते हैं एक बार आगे। शिवालिक हिमालय, हेडिंग लगा देते हैं इसकी, शिवालिक हिमालय। इसकी औसत चौड़ाई जो है, औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण के बारे में बात की जाए तो अभी मैंने बताया आपको, नदियों के अपरदन से, नदियों द्वारा अपरदन क्रिया से इस प्रकार से हमारे शिवालिक का निर्माण होता है, जो हिमालय का सबसे दक्षिणी, सबसे कम ऊंचा भाग है। इनके अंदर कुछ दून स्थित है। दून, दून क्या कहलाते हैं? लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य, शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित घाटियां क्या कहलाएगी? दून। कितने दून है हमारे पास में? 3 दून है। पहला देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। दूसरा कोटली दून, ये भी उत्तराखंड में है। और तीसरा हमारा है पाटली दून। ये तीनों ही दून हमारे, और भी बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों, ये था हमारे हिमालय का उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन, जिसमें हमारे 4 भाग हो गए। ट्रांस हिमालय, मैं लिख देता हूँ एक बार वापस से, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार से ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए थे। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका विभाजन हमने पढ़ा, जिनमें सबसे ऊंचा भाग था महान हिमालय और सबसे नीचे भाग है शिवालिक हिमालय। अब हम हिमालय का पूर्व से पश्चिम की ओर विभाजन पढ़ते हैं, यानी कि क्षैतिज विभाजन। देखिए आगे। भारत के एक बहुत बड़े विद्वान एस.पी. चटर्जी ने हिमालय को नदियों के बहाव क्षेत्र के आधार पर पूर्व से पश्चिम की ओर 5 भागों में बांटा है। पहला है कश्मीर हिमालय, दूसरा हिमाचल हिमालय, तीसरा कुमाऊं हिमालय, चौथा केंद्रीय हिमालय और पांचवा पूर्वी हिमालय। तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 हिमालय हो जाते हैं। कश्मीर हिमालय, जो कि देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूं एक बार। कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर के रावी नदी तक फैला हुआ है। हिमाचल हिमालय रावी नदी से लेकर के यमुना नदी तक फैला हुआ है। आगे इसको लिखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना है कि ये किन किन नदियों के बीच में स्थित है। कुमाऊं हिमालय, टॉन्स नदी, जो ये येलो कलर में दिख रही है, टॉन्स नदी और काली नदी के बीच में स्थित है। ये जो काली नदी दिख रही है आपको, नेपाल और भारत की सीमा से शुरू हो रही है और आगे चल के ये घाघरा नदी में बदल जाती है। ठीक है, मतलब घाघरा नदी में इसका विलय हो जाता है। तो ये वही नदी है जो गंगा में आगे जाके मिल जाती है। तो इन नदी के बीच वाले हिमालय को कुमाऊं हिमालय नाम दिया गया। काली नदी से तीस्ता नदी वाला जो पार्ट है, इसको हमने केंद्रीय हिमालय का नाम दिया। फिर तीस्ता नदी से दिहांग नदी, दिहांग नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तो इस तीस्ता नदी और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले भाग को हमने नाम दे दिया पूर्वी हिमालय।
तो इस प्रकार से हमारे पास में 5 भाग आ गए। देखिए एक बार लिख देते हैं इनको, 5 भाग कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला है हमारा, पहला हमारा कश्मीर हिमालय। दूसरा हो जाएगा हिमाचल हिमालय। तीसरा हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। चौथा मध्य या केंद्रीय हिमालय। पांचवा है पूर्वी हिमालय। ये वर्गीकरण किसके अनुसार है? एसपी चटर्जी के अनुसार। देखिएगा दोस्तों, कश्मीर हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? अभी हमने देखा सिंधु नदी और रावी नदी के बीच में, तो सिंधु और रावी, सिंधु व रावी नदी के मध्य। हिमाचल हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? देखिएगा दोस्तों, हिमाचल हिमालय रावी नदी और यमुना नदी के बीच में स्थित है। तो हिमाचल हिमालय हो जाएगा रावी व यमुना नदी के मध्य। आगे बात करें कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय हो जाएगा, अभी हमने देखा टॉन्स नदी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, टॉन्स नदी जो कि आगे चल के यमुना में मिल जाती है। तो टॉन्स नदी और काली नदी के बीच में, टॉन्स व काली नदी के मध्य। फिर बात आती है मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय देखिए दोस्तों, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है, जो मुख्यतः नेपाल में है। काली नदी से तीस्ता नदी। फिर बारी आती है पूर्वी हिमालय की। पूर्वी हिमालय को देखिएगा, तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक, दिहांग यानी कि पूर्वी हिमालय, जिसमें सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश का पार्ट आता है। तो ये तीस्ता नदी और दिहांग लिखेंगे क्योंकि जब ये भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है, और वहीं तक हिमालय का विस्तार विस्तार है। देखिएगा दोस्तों, पूर्वी हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, जिसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, लेकिन भारत में प्रवेश करते टाइम ये दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, तो हम भी दिहांग ही लिखेंगे। तीस्ता व दिहांग नदी के मध्य। अच्छा दोस्तों, इसी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के भाग में यारलुंग सांगपो नदी कहा जाता है, चीन वाले भाग में। तो ये वही नदी है सेम, यारलुंग सांगपो नदी, जो आगे चल के जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी, और जब भारत में बहते हुए आगे की ओर असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर बांग्लादेश में जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी थी, और ये हमारे 500 हिमालय के भाग। विस्तार से लिखेंगे एक बार, लेकिन इनको एक बार शॉर्ट में नदियों के विस्तार से लिख दिया। ठीक है, देखिएगा आगे हेडिंग डालते हैं हमारे कश्मीर हिमालय। ये चित्र देखिएगा, इसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये कश्मीर हिमालय जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, हिमाचल हिमालय जो हिमाचल में, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में है। कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड में। सेंट मध्य हिमालय नेपाल और सिक्किम में, नेपाल और सिक्किम में। और पूर्वी हिमालय हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और भूटान में, और सिक्किम का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। इस प्रकार से ये हमारा सारा हिमालय था। लिखते हैं अभी कश्मीर हिमालय को। कश्मीर हिमालय,
तो दोस्तों अगर कश्मीर हिमालय की लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो लंबाई इसकी हो जाएगी 700 किलोमीटर। याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाटा याद रख सकते हो। चौड़ाई हो जाएगी 500 किलोमीटर। ओके। इसके अंदर प्रमुख राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों के दोनों यूटी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसकी प्रमुख चोटियों की बात अगर की जाए तो प्रमुख चोटियों में हो जाएगी, अब दोस्तों आगे जो हमने हिमालय पढ़ा था वहां का नॉलेज यहाँ काम आएगा। हमने ट्रांस हिमालय के अंदर पढ़ा था काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर। तो ये प्रमुख चोटियां थी। और एक भूभाग और आता है लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार ये तो सॉरी प्रमुख श्रेणियां हो गई। तो प्रमुख श्रेणियां लिखेंगे इसको हम। प्रमुख चोटियां हो जाएगी हमारी, इनको हमने मैप में अच्छे से देखा है सभी को। पहला था नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो ये हमारी प्रमुख चोटियां थी। अब इसी हिमालय के अंदर स्थित दर्रों के बारे में पढ़ते हैं। अब दर्रे क्या होते हैं? दर्रे बेसिकली एक प्रकार का गैप है जो एक पर्वत के मध्य में स्थित होता है। जैसे कि ये पर्वत है तो इसके मध्य में की स्थित ये जो गैप है ये दर्रा कहलाता है। जहां से होके या तो नदी घाटी स्थित होती है या ये आवागमन का रास्ता प्रदान करता है। तो प्रमुख दर्रे यहाँ पर स्थित है। पीर पंजाल, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में था जो विभाजन के बाद से बंद है। फिर था बनिहाल। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, मैं जे और के लिख देता हूँ। बनिहाल, बनिहाल दर्रे के अंदर अभी जवाहर टनल स्थित है, मैं लिख देता हूँ जवाहर टनल। फिर है जोजिला दर्रा, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मध्य में है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मध्य। राज्य नहीं पूछेंगे लेकिन आपको कश्मीर हिमालय के अंदर स्थित प्रमुख दर्रों के बारे में लिखवा सकता है। जोजिला हो गया, बुर्जिला दर्रा। अगला है खारदुंगला दर्रा। अच्छा, खारदुंगला दर्रा की विशेषता क्या है? ये सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा दर्रा भारत का। तो इस प्रकार से ये प्रमुख दर्रे थे। इसी के अंदर यानी कि कश्मीर हिमालय में एक प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है जिसको करेवा कहा जाता है। करेवा क्या है? झील निर्मित स्थलाकृति। झील निर्मित स्थलाकृति क्या होता है? करेवा के अंदर केसर की खेती की जाती है, बादाम की खेती की जाती है, अखरोट की खेती की जाती है। तो इन सब की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? करेवा। बताइएगा कमेंट में किस किस को पता था कि बादाम, अखरोट और केसर की खेती भी की जाती है करेवा जैसे स्थानों पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हिमालय हो जाएगा हमारा हिमाचल हिमालय। चलिए पढ़ते हैं हिमाचल हिमालय के बारे में। हिमाचल हिमालय के बारे में बात की जाए
तो ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कलर अलग अलग रहते हैं इनका। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी नदी के बारे में हमने पढ़ा था, रावी नदी व यमुना नदी के मध्य, रावी व यमुना नदी के मध्य। अच्छा, नदियों को हमने पहले एक बार और लिखा है, तो अगर कहीं भूल जाए तो ध्यान रखिएगा। यमुना नदी, इसके अंदर कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पर्वत श्रेणियां। तो इसके अंदर प्रमुख पर्वत श्रेणी हो जाएगी जास्कर श्रेणी। पढ़ा था, याद कीजिए, जास्कर श्रेणी, जिसके अंदर ट्रांस हिमालय के अंदर। फिर हमने पढ़ा था हिमाद्री, महान हिमालय की एक चोटी है, छोटी सी, धौलाधार। ये भी हमने पढ़ा था। प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? दर्रों के बारे में देखें तो यहाँ पे प्रमुख दर्रे है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, पेन अलग अलग लेते हैं, चिपकीला दर्रा, चिपकीला दर्रा, लेपुलेक दर्रा, और आखिरी बचता है हमारा मान दर्रा। इनको भी अलग रंग से रंग देते ताकि पता रहेगा कि दर्रे कौन से हैं। ये ठीक रहेगा। ओके दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा? रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा दोनों ही हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश। फिर हमारे बचते लेपुलेक दर्रा और मान दर्रा। छिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, तो ये तीनों ही हमारे हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। लेपुलेक दर्रा और मान दर्रा ये दोनों हो जाएंगे उत्तराखंड में। इसके स्थित प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं? बात की जाए अगर घाटियों की, इसके अंदर प्रमुख घाटियां हैं कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और मनाली घाटी। बड़े ही अच्छे पर्यटन स्थल है ये भारत के। यहाँ पे स्थित प्रमुख हिल स्टेशन, हिल स्टेशन घूमने लायक जगह है पहाड़ी पर, कौन कौन सी है? शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली। जानते होंगे कुल्लू मनाली कौन कौन गया, बताइएगा कमेंट में एक बार। कुल्लू मनाली। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हिमालय हो जाएगा हमारा कुमाऊं हिमालय। बात करें अगर कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय के अंदर देखेंगे हम इसकी ऊंचाई क्या है। सॉरी, ये कौन कौन से राज्य, ये मुख्यतः उत्तराखंड में स्थित है। और ये कौन सी नदियों के बीच में पड़ा था हमने? टोन्स व काली नदी के बीच में। काली नदी, ध्यान रखिएगा, नेपाल और भारत की सीमा से प्रारंभ होती है और फिर आगे जाके घाघरा नदी में इसका विलय हो जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। ऊंचाई नहीं दोस्तों, लंबाई की बात कर रहा हूँ। प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी इसमें? पर्वत श्रेणियां हो सकता है कोई हिमाद्री, मसूरी, सुना होगा आपने नाम मसूरी का। यह भी बड़ी ही अच्छी पर्यटन स्थल के रूप में है। नाग टिब्बा,
और शिवालिक। जस्ट अभी हमने पढ़ा है शिवालिक श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी, आगे लिखते हैं हम नंदा देवी। चोटियां, पर्वत चोटियां कौन कौन सी है? पहले नंदा देवी, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, कुमाऊं हिमालय की। ऊंचाई कितनी है इसकी? 7,817 मीटर। अगली है कामेत। कामेत के पश्चात है त्रिशूल। त्रिशूल के बाद हो जाएगी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद हो जाएगा केदारनाथ। तो ये प्रमुख पर्वत चोटियां, इनको मैंने क्रम से ही लिखा है। यहाँ पर स्थित प्रमुख हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? हिल स्टेशन की अगर बात की जाए तो उसमें मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा इत्यादि प्रमुख है। दर्रों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे प्रमुख दर्रे जो हैं, थाकाला हो जाएगा, थाकाला दर्रा व मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला दर्रा दोनों ही उत्तराखंड में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुलिंगला दर्रा। अगला है हमारा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को हो चाहे केंद्रीय हिमालय को, चलो केंद्रीय लिख देते हैं। केंद्रीय हिमालय के बारे में अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल और सिक्किम में। नदियों के बारे में बात की जाए तो ये काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली व तीस्ता नदी के मध्य लगभग 800 किलोमीटर लंबा है ये। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? याद कीजिए दोस्तों, हमने नेपाल में कौन सी प्रमुख चोटियां पढ़ी थी? जिनमें पहली हमारी थी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में कहा जाता है? सागर माथा। फिर हमने पढ़ा था नेपाल माउंट एवरेस्ट के बाद कौन सी थी? कंचनजंगा। अच्छा दोस्तों, कंचनजंगा से याद रखिएगा, यहाँ से दो नदियों का उद्गम होता है, कोसी व तीस्ता नदियों का उद्गम। कोसी व तीस्ता नदी का उद्गम कौन सी पर्वत श्रेणी चोटी से होता है? कंचनजंगा से। अगली चोटी हो जाएगी हमारी मकालू। पढ़ा था ना हमने, महान हिमालय के अंदर। मकालू के बाद हो जाएगा धौलागिरी और अन्नपूर्णा। यहाँ पर कौन कौन से दर्रे स्थित है उनके बारे में चर्चा करें तो प्रमुख दर्रे जो हैं वो हो जाएंगे, नेपाल के अंदर स्थित प्रमुख दर्रे हैं कोराला और तांगियाला। भारत में स्थित हो जाएंगे, चलिए अलग ही कलर ले लेते हैं इसके लिए। भारत में स्थित है नाथुला। अच्छा, आपने नाथुला दर्रा के बारे में भी सुना होगा। और जलपला। ये दोनों ही भारत में स्थित है, सिक्किम राज्य के अंदर। चलिए दोस्तों, आखिरी बचता है हमारा
पूर्वी हिमालय पढ़ लेते हैं पूर्वी हिमालय के बारे में। पूर्वी हिमालय मुख्यतः तीस्ता नदी से लेकर के तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक फैला हुआ है। अगर राज्य की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और भूटान। तो भूटान नहीं लिखेंगे, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश लिख देते हैं। फिर इसके अंदर इस हिमालय को तीन भागों में बांटा है। कौन कौन से तीन भागों की बात अगर की जाए, तीन भाग, तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, सिक्किम हिमालय। दूसरा हो जाएगा इसका भाग भूटान हिमालय। और तीसरा लास्ट भाग है अरुणाचल हिमालय। कलर ले लेते हैं दूसरा। तो इस प्रकार से पूर्वी हिमालय को तीन भागों में बांटा है: दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय, भूटान हिमालय और अरुणाचल हिमालय। यहाँ पे स्थित प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? दर्रों के बारे में बात की जाए तो बोमडीला बोमडीला दर्रा, बमला दर्रा, तुंगाला दर्रा, तुंगा दर्रा ही है, तुंगाला नहीं है शायद। तुंगा दर्रा, देबांग दर्रा और आखिरी बचता है दिहांग दर्रा। अच्छा दोस्तों, दिहांग दर्रे के बारे में एक खास बात यह है, इसको हाईलाइट कर लेते ताकि ध्यान रहेगा अलग से। क्या है दिहांग दर्रे के बारे में खास बात? कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से प्रवेश करती है। अच्छा दोस्तों, समझ में आई बात? दिहांग दर्रे से ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो ये थे हमारे हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज रूप में विभाजन। किसने किया था विभाजन ये? अगर विभाजन की बात की जाए तो ये विभाजन हमने पहले भी, मैंने आपको कहा था, एस। तो दोस्तों, ये थे हमारे हिमालय के पांचों भाग। ये वर्गीकरण एस पी में लिख देता हूं, एस पी चटर्जी के द्वारा विभाजन था ये, एस पी चटर्जी के द्वारा। हम ऊपर ही ऊपर वापस लिख देते जहां से हमने शुरू किया था ये। हाँ, ये वाला, ये जो विभाजन था ये किसके द्वारा किया गया था? एस पी चटर्जी के द्वारा, चटर्जी के द्वारा यह वर्गीकरण दिया गया। अब कुछ के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने तो किताब में कुछ हिमालय के पार्ट अलग ही पढ़े हैं, तो उनके बारे में भी आगे चर्चा करते देख लेते हैं। देखिए, देखिए देखते एक बार आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई एसपी चटर्जी के द्वारा दिए गए वर्गीकरण की। अब
कुछ के मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने तो हिमालय का क्षैतिज वितरण कुछ और पढ़ा है, क्योंकि किताबों में ज्यादातर वही चलता है। छोटी कक्षाओं की किताबों में ज्यादातर अलग विभाजन होता है, जो कि सर सिडनी बराड के द्वारा दिया गया था। एक बार उसको भी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि उन्होंने विभाजन किस प्रकार से दिया था। उन्होंने भी नदियों के आधार पर बांटा था। तो सर सिडनी के द्वारा दिया गया विभाजन, सर सिडनी बराड का विभाजन था हिमालय का विभाजन। उन्होंने कुल 4 भागों में बांटा। पहला हिमालय उन्होंने लिखा था पश्चिमी हिमालय, जो कि सिंधु से सतलज नदी के मध्य में था। सिंधु से सतलज नदी के मध्य। फिर अगली श्रेणी उन्होंने लिखी कुमाऊं हिमालय की। अब उन्होंने उत्तराखंड हिमालय के बारे में नहीं बताया, उन्होंने उसको भी पश्चिमी हिमालय में ही गिन लिया। कुमाऊं हिमालय के बारे में बात की जाए, चलिए इसी से लिख देते हैं। ये सिंधु से काली नदी के बीच में, सॉरी सतलज से काली नदी के मध्य। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये दोनों ही वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए और दोनों ही मान्य हैं। तीसरा है नेपाल हिमालय, जिसको हमने एसपी चटर्जी ने मध्य हिमालय कहा था। तो नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में। फिर अगला हिमालय उन्होंने बताया असम हिमालय। उन्होंने पूर्वी हिमालय न कह करके क्या कह दिया, असम हिमालय। असम हिमालय कहां से कहां तक है? तीस्ता नदी से लेकर के वही नदी कौन सी, दिहांग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा हिमालय का वर्गीकरण 4 भागों में दिया। इन्होंने भी नदियों के आधार पर बांटा। तो ये था हमारे हिमालय का क्षैतिज विभाजन, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय हमारा पूरा होता है, लेकिन एक छोटा सा पार्ट बच जाता है, जो कि है पूर्वी पहाड़ियां। याद कीजिए दोस्तों, मैंने पहली क्लास में कहा था कि हिमालय जब पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर में फैला हुआ है, तो ये पश्चिम में पूर्व में जाते जाते म्यांमार के पास अचानक से दक्षिण में मुड़ जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये हिमालय कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा था और अचानक से दक्षिण में मुड़ गया। जैसे कि ये आर्क के रूप में फैला हुआ था पूरा का पूरा, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर ये एकदम से दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाता है। इसी को हम कहेंगे पूर्वी पहाड़ियां, जो ऊंचाई में ज्यादा नहीं है लेकिन अपना महत्व रखती है। देखिए कौन कौन सी है वो, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ये देखिए, असम के अंदर इन पहाड़ियों को मिसमी पहाड़ियां कहा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश में ही, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियां। तो दोस्तों देखते हैं वो पूर्वी पहाड़ियां कौन कौन सी। ये जो पार्ट है ये पूर्वी पहाड़ियां, ये पूर्वांचल की पहाड़ियां। देखिएगा कौन कौन सी है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही एक पर्वत श्रेणी है मिसमी पहाड़ी, दूसरी हो जाएगी पटकाई बूम। नागालैंड के अंदर है नागा पहाड़ी, मणिपुर के अंदर है मणिपुर पहाड़ी, और यही से बराक नदी का उद्गम होता है, जिसको म्यांमार में मेघना नदी कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है मणिपुर पहाड़ी, और वहीं से बराक नदी का उद्गम होता है। मिजोरम के अंदर पहाड़ी स्थित है मिजो पहाड़ी। आगे देखेंगे तो दोस्तों देखिए, मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ी स्थित है। मेघालय के अंदर हम देखेंगे तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो वापस से पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो है कि है गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों ही कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय में। ओके, और असम के अंदर एक पर्वत श्रेणी हो जाएगी बरेर, जो कि आंशिक रूप से नागालैंड में भी स्थित है। तो नागा पहाड़ी हो जाएगी नागालैंड में। मिसमी और पटकाई बूम हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में ही है, और मिजो पहाड़ी हो जाएगी मिजोरम में। इसी प्रकार से त्रिपुरा के अंदर भी एक पहाड़ी है, त्रिपुरा पहाड़ी।
ओके दोस्तों, यही पर्वत श्रेणी देखिए, ये जो है ना, मैं अपने आप जूम करके बताता हूँ। ये जो पर्वत श्रेणी इस प्रकार से आगे बढ़ती है तो विद्वान मानते हैं कि यही आगे बढ़ के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से अरुणाचल, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना होकर के पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हिमालय का भाग पूरा होता है। दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में जहां इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।